हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि जितना भी बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम का मतलब बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछता था, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 64 बीपीएससी का क्लास लिए थे। आज हम लोग किसका लेंगे तो 63 बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन पूछा है बिहार स्पेशल का, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर का छोड़कर, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर अभी करंट अफेयर वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, इतना हम लोग जानते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन होगा 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। बहुत अच्छा वेटेज रखता है बिहार स्पेशल का। और जो पोर्शन होता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उससे ये इजी होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, इसलिए इसका क्वेश्चन कभी नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग जानते हैं कि 69th बीपीएससी के पहले कितना ऑप्शन होता था, तो 5 ऑप्शन होता था। अब 5वां ऑप्शन ए वाला होता था, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि आपका पूर्णिया। पूर्णिया जो है नेपाल से क्या करता है कि सीमा साझा नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 7 जिला है बिहार का जो क्या करता है, नेपाल से साझा करता है। बिहार जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, किससे, नेपाल से। और नेपाल से कितना जिला साझा करता है, तो 7 जिला करता है। कौन कौन करता है तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये 7 जिला क्या करता है कि नेपाल से आपका बाउंड्री टच करता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। किशनगंज के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है बिहार में, ये बात आपको याद रखना है। और साथ ही साथ याद क्या रखना है इसके बारे में कि किशनगंज जो है नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री टच करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक बात और याद रखना कि पश्चिमी चंपारण में एक सोमेश्वर की श्रेणी है, जो बिहार का सबसे ऊंची चोटी है, जो शिवालिक श्रेणी का क्या है कि पार्ट है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है वेस्ट चंपारण नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है और उत्तर प्रदेश से भी टच करता है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलती दिया था, लेकिन क्वेश्चन का उत्तर बीपीएससी सही दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो एकमात्र लिख दिया था, लेकिन बिहार में है 2। ये बात आपको ध्यान में लिखना है, लेकिन उत्तर इसका सही दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है महाबोधि बिहार है, नालंदा में बौद्ध मठ है, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर दिया था बीपीएससी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि महाबोधि जो बिहार है इसको 2002 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल का सूची में डाला गया। और नालंदा को कब डाला गया था तो 2016 में डाला गया था, इसलिए यहाँ पर बिहार में 2 हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 2 धरोहर है, ये बात आपको याद रखना है, तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया। इतना आपको याद रखना है। वर्तमान में अभी भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल पूछे कि कितना है, तो आपको याद रखना है कि 42 है। जो विश्व धरोहर स्थल है उसको तरह तरह के सूची में बांटा जाता है, प्राकृतिक में बांटा जाता है, सांस्कृतिक सूची में बांटा जाता है, मिश्रित स्थल में बांटा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कहाँ पे है तो असम में है, और इसको इस सूची में कब डाला गया था तो 1985 ईस्वी में डाला गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहला संस्कृति विश्व धरोहर स्थल पूछे तो आपको याद रखना कि आगरा फोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश में 1983 ईस्वी में इसको इस सूची में रखा गया था। ठीक है, पहला मिश्रित और एकमात्र मिश्रित स्थल जो है भारत में वो कौन सा है और कहाँ पे है, तो आपको याद रखना कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, जो 2016 ईस्वी में इस सूची में डाला गया था, और ये सिक्किम में है। मात्र एक ही मिश्रित स्थल है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर सही से देना है। बिहार में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है आपका याद रखना है कि बिहार में है। बिहार में है, पटना जिला में है। NH
NH-31 जो लाइन गया है, रोड गया है, उस पर ये स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है, NH-31 पे है, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल कभी-कभी पूछ लेता है, रोड नंबर भी पूछ लेता है। आपको याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे और पता चले कि ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं पता हो, तो आप कन्फर्म होके 99% आपको क्या मारना है कि बिहार मारना है। राज्य दूसरा दिया हुआ है, बिहार उसमें है शामिल, तो उसको उत्तर आपको नहीं पता है तो आपको बिहार मारना है। अगर उत्तर पता है तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं पता है तो बिहार मार के चले आना है। 99% ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि सही हो जाता है। अब बाढ़ जो है, हम लोग जानते हैं कि ये जो है पावर स्टेशन जो है, मतलब पावर थर्मल स्टेशन जो है, इसको कौन चलाता है, तो आपको याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा इसको चलाया जाता है और इसको मेगा पावर प्रोजेक्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका पूछ ले कि मुख्य ईंधन क्या है, किस चीज से चलता है, तो आपको याद रखना है कि ये मुख्य रूप से कोयला से चलता है। हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और इसका जो मतलब कि आरंभ, मतलब आधारशिला कब रखा गया था, तो आपको याद रखना कि 6 मार्च 1999 ईस्वी को इसका आधारशिला रखा गया था। ये बात आपको याद रखना। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का यूज होता है, पवन चक्की से भी चलता है, आपको साथ ही साथ वाटर से भी चलता है, जहाँ पे डैम बना के टरबाइन लगाया जाता है, और कोयला से भी चलता है। तो कोयला से यहाँ बनाया जाता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, मतलब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। प्रोविंस को प्रांत ही बोला जाता है, इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, तो 1929 ईस्वी में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में, 1932 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे हुआ था, तो सोनपुर में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि जो भारत का किसान आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मई मार्च 1928 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहटा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का औपचारिक स्थापना किया गया, और 1929 ईस्वी में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का अगर गठन पूछे कि कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसका अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्वामी सहजानंद ही बने थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका अंदाजा लोकप्रियता से इस तरह से लगा सकते हैं कि 1936 में, जिसमें 85 मतलब 80,000 लोग थे, जो आगे बढ़कर मात्र 1 से 1.5 साल में कितना हो गया था, तो आपको याद रखना कि 2,50,000 से भी ज्यादा इसमें लोग जुड़ गए थे। इतना इसका क्या था कि मतलब लोकप्रियता था। ये किस लिए लाया गया था, किस लिए ये आंदोलन किया गया था, तो बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, किसान लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको द्वारा, और ब्रिटिश के लड़ने के लिए ये क्या किया गया था कि इसको लाया गया था। असहयोग आंदोलन के समय तो ये नहीं बना था, लेकिन आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के बाद ये बनना शुरू हो गया था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 1917 ईस्वी में क्या हुआ कि किसान चंपारण आंदोलन हुआ था, वो भी एक किसानी आंदोलन माना जाता है। उसके बाद इसमें लोग जो है धीरे धीरे क्या करने लगते हैं कि इसका बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ही कोई चीज बनता है। 1928 ईस्वी में आके लास्टली औपचारिक इसका स्थापना होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये सक्रिय रहा। और उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि जब ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय भी जब 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भी ये क्या था कि सक्रिय था। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1920 ईस्वी से ही ये बनना शुरू हो गया था, 1917 ईस्वी के बाद ही ये बनना शुरू हो गया था धीरे धीरे, लेकिन 1928 ईस्वी में इसका औपचारिक आके स्थापना हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य अलग बना था, एक राज्य बना था, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, उसके द्वारा बना था। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार क्या होता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होता है। बिहार जब अलग होता है तो आपको याद रखना है कि इसके साथ उड़ीसा भी अलग निकलता है साथ में, ठीक। लेकिन उड़ीसा और बिहार
कब अलग अलग राज्य बनता है, तो आपको याद रखना है कि 1936 ईस्वी में ये अलग अलग राज्य बनता है। और कौन सा अधिनियम से बनता है, तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बनता है। इसलिए यहाँ पर ए वाला उत्तर जो है सही माना गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि बिहार का एक बार और बंटवारा किया गया, झारखंड जिससे निकला, ठीक है। 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से निकला, 15 नवंबर भी याद रखिएगा। और ये जो है करीब करीब 46% जमीन लेके बिहार से अलग हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है, बीपीएससी जो माना है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगर हम लोग आगे थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, तो क्या है कि सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित हुआ था एक मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका, जिसमें बिहार के मतलब बिहार जो है बिहारियों के लिए शीर्षक से एक बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई थी। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा पत्रिका था जिसमें सबसे पहले बिहारियों के लिए पृथक आंदोलन कहा गया था, तो आपको याद रखना है मुर्द-ए-सुलेमान, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में हुआ। आपको एक बात याद रखना है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, ये पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों से तुलना में क्या है, तो न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि न्यूनतम से द्वितीय है। यहाँ पर जो किसान के पास जो जमीन है छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ है। अगर एक किसान के पास 4-5 बीघा भी जमीन है ना, तो एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है। ऐसे औसतन तो यहाँ पर बहुत कम जमीन है, 1 बीघा से भी कम जमीन पड़ता है, लेकिन न्यूनतम से द्वितीय है। तो सबसे नीचे कौन है, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिसका अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं, हम लोग जानते हैं। अरे पिछले सालों से निरंतर गिरावट आ रहा है, कारण क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर एक घर में मान लीजिए कि 4 भाई था, तो पहले एक जो प्लॉट था 1 बीघा का था, वो अब क्या हो गया है कि बट गया है, तो अब 5-5 कट्ठा का हो गया, ठीक है, 5-5 कट्ठा का हो गया। अब वही प्लॉट में फिर एक मतलब कि जो भाई था वो 2 भाई हो गया, तो यहाँ पर भी 2.5-2.5 कट्ठा का हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्लॉट जो है छोटा होते जा रहा है, और न्यूनतम से द्वितीय पोजीशन पे बिहार है, और सबसे लास्ट में जो है आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, मतलब कि कौन से ऐसा राज्य है जहां पे वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम है, मतलब कि सबसे मान लिया जाए एक साल में कहाँ पे सबसे कम जो है आय होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, नागालैंड है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है कि बिहार में जो है लगभग 30,000 से 40,000 ही पर कैपिटा जो है इनकम है। मान लीजिए कि एक आदमी जो है यहाँ पर करीब करीब बिहार में 30 से 40,000 ही मात्र कमा पाते हैं एक साल में। ये औसतन निकाला गया है, सब लोग के बारे में नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन सब लोग के अगर एवरेज निकालते हैं तो मात्र इतना ही है। लेकिन सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा आय कौन करता है एवरेज में, तो आपको याद रखना है कि गोवा। और सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि छोटा छोटा जो राज्य है ना, उसका मतलब कि जो ये जो है वो आंकड़ा जो है बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। गोवा भी सबसे छोटा राज्य है, गोवा जो है सबसे ऊपर है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है आमदनी किसका है, तो आपको याद रखना है बिहार है, और उसके बाद किसका है, तो उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ऊपर है और सबसे नीचे कौन सा है, तो बिहार है। ये बात आपको याद रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये जो है आय किस बेस मतलब कौन से आधार मतलब कौन से ईयर को बेस मानता है, तो आपको याद रखना है कि 2011 और 12 को क्या मानता है कि बेस ईयर मानता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि न्यूनतम है। यहाँ पर सबसे कम जो है मतलब एवरेज लोग बिजली खपत करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि उस राज्य में बिजली खपत होगा जहां पर लोग जो है अपना जीवन जो है अच्छा तरह से बिता रहे हैं, जैसे कि घर में एसी लगा हुआ है, फ्रिज है,
है, टीवी है, बहुत सारे मशीनरी का यूज हो रहा है, इंडस्ट्री है उस राज्य में, बहुत सारे रातों में पार्टी चलता है, तो उस राज्य में क्या होगा कि बिजली जो है मतलब कि ज़्यादा यूज होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिजली यहाँ पर कम खपत होता है, जैसे कि नाइट क्लब यहाँ पर नहीं है, लोग जो है अपना वैसा अभी दिनचर्या नहीं किए हैं। तो गोवा ये सब राज्य में क्या होता है कि बिजली जो है मतलब कि एक आदमी प्रति व्यक्ति जो है बिजली जो है ज़्यादा खपत करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्तमान में देखें तो विद्युत का जो खपत है वो वर्तमान में 1122 किलो वाट है, लेकिन बिहार में जो है प्रति व्यक्ति कितना करते हैं तो मात्र 276 किलो वाट ही करते हैं। दूसरे स्थान पे जो सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है प्रति व्यक्ति में वो कौन करता है तो पुदुचेरी करता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कौन सा है भाई पोजीशन में, तो न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, न्यूनतम से द्वितीय है। एकमात्र झारखंड जो है इसके नीचे है और बिहार इसके ऊपर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, सिर्फ इतना मारकर आप निकल जाए, क्योंकि ये दिन भर दिन चेंज होते रहता है, आज भी और कल भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है फतुआ के पास गंगा में मिलता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो सोन नदी है, सकरी नदी है, पुनपुन है, बालन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको याद रखना है कि पुनपुन नदी जो है क्या होती है कि ये फतुआ के पास गंगा नदी में मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नदी से क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, तो ये जो टॉपिक है हमेशा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पुनपुन नदी जो है गंगा नदी के सहायक नदी है। मध्य बिहार के पहाड़ियों से निकलकर क्या होता है कि पटना के पूर्वी सीमा बनाती है और फतुआ के पास ये गंगा में मिल जाती है। बिहार में अन्य प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ बहुत सारी नदी है, अजय नदी है, कमला, कोसी, पुनपुन, बागमती, घाघरा, महानंदा, फल्गु, कर्मनासा, बूढ़ी गंडक, बहुत सारा यहाँ पर नदियां हैं। इसके लिए यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बस इस नदी का पानी को स्टोरेज नहीं किया जा रहा है और ये नदी का पानी सारा व्यर्थ हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार में इस सब नदी के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, ये भी बात हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार से उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो CWG है, AW है, CAW है या CBW है या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि CWG है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है एक मानसून जलवायु प्रदेश के अंदर आता है और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है और जो तापमान और वर्षा के ऋतु के होने के कारण इसका जो है कहाँ पे रखा गया, तो CWG के अंतर्गत रखा गया है। ये बात आपको याद रखना है। किसके द्वारा ये बोला गया है, तो कोपेन महोदय के द्वारा ये कहा गया है, ये बात आपको याद रखना है। कोपेन महोदय के द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण भारत का जो जलवायु है 9 प्रदेशों में बटा हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो बिहार कौन से पोजीशन पे आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी की अधिकांश क्या है कि पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो काली मिट्टी है, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी है, नवीन जलोढ़क है या लाल जलोढ़क है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले बात कि काली मिट्टी तो होगा नहीं, काली मिट्टी वहां होता है जहां पे पठार होता है, सबसे पहला बात है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो आपको दक्कन प्लेटू में ये सब पाया जाएगा। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है या नवीन जलोढ़ मिट्टी, लाल जलोढ़ मतलब लाल मिट्टी भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि लाल मिट्टी भी पहाड़ी मिट्टी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जो है आपको उत्तरी बिहार में पड़ता है और उत्तरी बिहार में हम लोग जानते हैं कि हर बार बाढ़ आता है और जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा कि जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी लाएगा और जो मिट्टी लाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी लाएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर सी है, तो इसका यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर बी है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इसका जो सही उत्तर क्या है कि जलोढ़ मिट्टी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर ये सब जिला में जो है अधिकांशतः वहां पर कौन सी मिट्टी पाया जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी में एक चीज आपको याद रखना कि नाइट्रोजन का कमी होता है और बिहार जो है, बिहार में 90% जो जमीन कैसा है, तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में जो है कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा
कि मतलब मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? उत्तरी बिहार के मैदान का जो मिट्टी है, और दक्षिणी बिहार का मैदान का मिट्टी है, और दक्षिणी सीमांत पठार का मिट्टी है। ये 3 भागों में बांटा गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में उत्तर बिहार का मिट्टी है पाई जाती है, और ये बात आपको याद रखना कि ये सब जगह पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। सिवान है, गया है, वैशाली है, पूर्णिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको याद रखना है कि पूर्णिया है। जो भी पूर्वी जिला है बिहार का, वहां पर क्या होता है कि जूट जो उत्पादन होता है ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कटिहार है, पूर्णिया है, ये सब जगह पे क्या होगा कि ज्यादा उत्पन्न होगा किशनगंज ये सब में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि बिहार जो है द्वितीय पोजीशन में सबसे ज्यादा क्या है कि बिहार भारत में जूट उत्पादन करता है। तो मतलब सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है, और उसके बाद कौन करता है? तो बिहार करता है। ठीक है, अगर भारत जो है करीब करीब 70-80% पूरे वर्ल्ड का क्या है कि जूट उत्पादन करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दूसरा पोजीशन पे कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि आपको याद रखना है बिहार। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? तो अधिक जहाँ पे ताप होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगा, वहां पर ये उत्पादन किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। गांव में इसको सनई के नाम से जानते हैं। अगर गांव में रहे होंगे और सनई देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है कि उसको ये नाम से जानते हैं, और पूर्णिया कटिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये आपसे पूछा गया। कोसी है, सोन है, गंडक है, कमला है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गंडक नदी पे स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत का बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ ये तीनों साझा करके ये बनाया गया था। भारत और नेपाल के साथ ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1959 ईस्वी में समझौता हुआ था। ठीक है, इसका लाभ किसको किसको मिलता है? तो भारत को भी मिलता है और नेपाल को भी मिलता है। भारत के 2 राज्यों को मिलता है। किसको किसको मिलता है? तो उत्तर प्रदेश को मिलता है और बिहार राज्य को मिलता है। ठीक है, इसके इस परियोजना के अंतर्गत जो है मुख्य 2 नहर निकला है। कौन कौन है? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसको तिरहुत नहर के भी नाम से जानते हैं, पश्चिमी त्रिवेणी नहर जिसको सारण नहर के भी नाम से जानते हैं। त्रिवेणी नहर के प्रणाली के अंतर्गत 2 अन्य नहर जो है नेपाल जाता है, और 15-15 मेगावाट का बिजली क्षमता भी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो एक परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बात आपको याद रखना है। अब बहुउद्देशीय परियोजना उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई परियोजना बनाया जाता है, उससे एक से अनेक जब फायदा होता है तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। अब ये जो बांध बना है, इसके जो बांध बनने से क्या होता है कि इस साइड तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगा, इस साइड मछली पालन भी हो जाएगा, ये दोनों साइड में नहर निकाल के क्या हो जाएगा कि नहर से हम लोग खेत का सिंचाई भी कर लेंगे। तो इसका बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी जो थे, उनका मोक्ष का प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। तो मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में, जलान पोर्ट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पावापुरी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर हुए, और जो अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। और प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 23वां कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ? तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ 540 ईसा पूर्व में। ये बात आपको याद रखना है। महावीर का जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ था। ये बात याद रखना, जो राजगीर के समीप में है। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। 3 जौहर भी इसको कहा जाता है, और ये कौन कौन है? तो सम्यक कर्म है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक विश्वास है। ये बात आपको याद रखना है। ये जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी धर्म है। फिलॉसफी जो इसका है अनिश्वरवादी है, और ये इसका मतलब क्या होता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म में 2 मतलब संगीति हुआ। बौद्ध धर्म में तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था, लेकिन जैन धर्म में 2 जैन संगीति हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको याद रखना कि स्थूलभद्र। ठीक है, द्वितीय जो संगीति हुआ था ये देवाश्रम, इसका अध्यक्षता किए थे, और बल्लभी गुजरात में हुआ था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या है कि कैमूर का जो पठार है रोहतास के भी जो पठार है, मतलब कैमूर का पठार रोहतास में भी पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि ये चूना पत्थर के लिए क्या है कि ये प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखना है। कैमूर का पठार जो है विंध्य श्रेणी का भाग है, ये बात आपको याद रखना है। अब विंध्य श्रेणी कहाँ से शुरू होता है? तो मध्य प्रदेश, रोहतास, बिहार तक ये फैला हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस पठार की औसतम ऊंचाई देखें तो 300 से 450 मीटर के बीच में आता है। और रोहतासगढ़ जो है जिसका सबसे ज्यादा मतलब कैमूर के पठार के ऊंचाई है जो कितना है, तो आपको याद रखना कि 495 मीटर है। ठीक है, इस पठार से जो है सोन नदी द्वारा अलग किया जाता है, सोन नदी के द्वारा ये जो है अलग किया जाता है। और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का इसमें प्रधानता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किए थे जिसका नाम क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो जन क्रांति है, हुंकार है, कृषक समाचार है, या उपयुक्त में से, या विद्रोही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि हुंकार है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है इनके बारे में तो हम लोग देख ही लिए हैं ज्यादा तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना हुआ, वो कौन किए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो रेवती नाग ने किए थे, यदु नाथ सरकार ने किए थे, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे, मजरूल हक ने किए थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अनुशीलन समिति का अगर स्थापना देखें तो ये कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना कि बंगाल में हुआ था। और इसका स्थापना कौन किए थे, ये आपसे पूछ सकता है। तो जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष बनाए थे। और ये कब हुआ था, तो इसका आपको याद रखना है कि 1902 ईस्वी में हुआ था। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो वंदे मातरम जो था उसी के अनुसरण ये करता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा क्या हुआ कि 1908 ईस्वी में बनारस में और 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया गया, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने, या केएन सिंह ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद जुबैर और केएन सिंह जो दोनों मिलकर क्या किए थे कि इसका स्थापना किए थे। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है ई। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण नारायण सिंह दोनों मिलकर 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किए। और ये जो था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी का जो है विरोधी ही था, ये बात आपको याद रखना, उसका विरोध करना था। और इसका वास्तविक शुरुआत जो माना जाता है, कब माना जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह के समय माना जाता है जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तिनकठिया आंदोलन वहां पर बहुत दिन से चला आ रहा था, उसी के द्वारा, मतलब उसी के लिए यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1934 ईस्वी में बनी जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, या कर्पूरी ठाकुर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या है कि जयप्रकाश नारायण थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि 1934 ईस्वी में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, जिसका सचिव कौन बने, तो जयप्रकाश नारायण बने। और अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको याद रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव बने थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रमुख लोग के बारे में पूछे तो जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब क्या थे कि एक तरह से नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन पूछ ले तो 1931 ईस्वी बोलना है, लेकिन औपचारिक गठन बोले तो आपको याद रखना है कि 1934 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। एएन सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भी थे, एएन सिन्हा भी थे, जगजीवन राम भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये बात आपको याद रखना है। करीब करीब 36 लोग यहाँ से शामिल थे। कौन कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण बल्लभ सहाय,
विवेकानंद झा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तो ये सब लोग शामिल थे, 36 लोग थे, तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर सही हो जाता है। संविधान सभा की अगर पहली बैठक देखते हैं तो 1946 ईस्वी को होता है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना जाता है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में 1937 ईस्वी में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन किए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, जी एस लाल या बहाव अली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे प्रथम भारतीय कांग्रेस के तरफ से बिहार का मंत्रिमंडल का क्या किए थे कि नेतृत्व किए थे। लेकिन प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व अगर बिहार में पूछे तो आपको याद रखना कि यूनिस, मोहम्मद यूनिस। कारण क्या था कि हम लोग जानते हैं कि 1937 में चुनाव हुआ बिहार में, और 1937 में जब चुनाव हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से क्या हुआ कि जीत हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था जीत लिया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको याद रखना है श्री कृष्ण सिंह। इनको बुलाया गया, जो बड़ा पार्टी होता है उसको गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है, मतलब शपथ लेने के लिए। वो मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो बुलाया गया, लेकिन ये जो है कुछ विवाद के कारण जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी था मोहम्मद यूनिस का, उसको बुलाया गया और उसको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछे या प्रधानमंत्री पूछे तो आपको याद रखना है कि कौन बना था, तो मोहम्मद यूनिस। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन बने थे, तो आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण सिंह। लेकिन बिहार में प्रथम कौन बने थे, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद यूनिस बने थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल कौन कर लिए बिहार में, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद यूनिस के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं, तो मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड मिंटो को, या लॉर्ड माउंटबेटन को, या लियाकत अली खान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो को जो है क्या मानते हैं, तो पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि 1909 ईस्वी में मिंटो सुधार आया, और उसमें पहली बार जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ती नजर आई, और पाकिस्तान का यहाँ से ही क्या हुआ कि लगभग जन्म हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाद में हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का संस्थापक कौन बना, तो अली जिन्ना बना, जिसको पड़ोसी में हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो बाबा ए कामा और कायदे आजम के भी नाम से जानते हैं। अरे जो खिताब है कायदे आजम, बाबा ए काम, इस कौन बोले थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही के द्वारा ये दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना लॉन जो है, या पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, साइमन कमीशन जो है हुआ था 1929 ईस्वी में आया था उसके समय, या चंपारण सत्याग्रह के द्वारा, या भारत के स्वतंत्रता अवसर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर तो आपको दिया है कुछ और, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा आपको याद रखना। यहाँ पर तो दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सही उत्तर दिया है, जो दिया था आपको ए, बीपीएससी ए दिया था, लेकिन होना चाहिए सी। कारण क्या है कि गांधी मैदान का जो नामकरण हुआ था, हम लोग जानते हैं कि जब गांधी चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो यहाँ पर लोगों के द्वारा गांधी जी को यहाँ पर आम सभा बनाया गया था। कहाँ पे, तो गांधी मैदान में। जो पहले एक गोल्फ कोर्स था, घोड़ा का ट्रैक था गांधी मैदान। ठीक है, उसका लोकप्रियता बढ़ा और उसी के कारण उसको बोला जाने लगा 1917 ईस्वी के बाद, ये गांधी मैदान है, गांधी मैदान है। और उस समय क्या हुआ कि इसका जो नाम पड़ गया था गांधी मैदान। लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसका जो सही उत्तर माना गया है 1942 ईस्वी के समय, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बीपीएससी के द्वारा ए माना गया है, लेकिन अगर हम लोग जब हिस्ट्री में जाते हैं तो सी ऑप्शन इसका सही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।